नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज के अखबार को हम लोग करते हैं और आज के अगर आप अखबार को देखेंगे तो बहुत ही कम चीज़ है। आज का अखबार 20 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। 20 मिनट मोर देन इनफ है। तो किसी किसी दिन आप अगर पेपर में देखोगे तो 40 मिनट भी लग जाएगा और किसी दिन 20 से 15 मिनट के अंदर भी हो जाएगा। तो आज का अखबार उसी के लिए है। जो चीज़ नहीं पढ़ना है हमें ये भी पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है वो तो हम लोग बताते ही हैं। तो इस तरह से आप सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे और अपना टाइम को बचा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला पेज पे है कि रशिया चीन ब्लॉक्स द यूएस स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिजोल्यूशन फॉर द गाजा सीज फायर। आपको पता है कि इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पर इस पूरे प्रोसेस में एक तो सिटी है राफा की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि राफा शहर कहाँ है, गाजा पट्टी कहाँ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ इतना तो आपको जानकारी होगी कि गाजा पट्टी कहाँ है। तो मेरे मेंस के लिए कुछ फैक्टर निकल रहा है क्या? यहाँ से हमको एक चीज़ निकल रहा है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में मेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो हमें इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो हम लोग इसको आज ब्रीफ में थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ब्लॉक कर दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता क्या है, ये सब थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया होना ही चाहिए। चलो देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, कब बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वार का आउटकम क्या है। 1945 में आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस आता है। वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनता है। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऑर्गन है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थर्ड ऑर्गन है। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल एक ऑर्गन है। तो हो गए 4, 3 + 1 4। एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इकोसॉक और एक आप ले लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आप वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। अच्छा, वर्ल्ड कोर्ट के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसका मुख्य काम क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। मुख्य रूप से ये काम क्या करता है? इसका मुख्य रूप से काम ये है कि यह इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि जब सेकेंड विश्व युद्ध होता है तो कितना जान माल की क्षति होती है। तो इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसका मुख्य काम है कि इंटरनेशनल में विश्व में शांति हो, उसको मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है। तो वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करता है? मानते हैं कि इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध चल रहा है। तो ये क्या कर सकता है कि गाजा पे सैंक्शन लगाने की पावर है इसको। जब सैंक्शन लगा देगा, इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर देगा, तो इसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। या अगर रूस पे ब्लॉकेड लगा दिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया, जो कि लगाते रहता है, वो अमेरिका लगाता है, पर रूस पे क्यों नहीं लगा सकता वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मानते हैं किसी देश पर अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गया तो उसकी अर्थव्यवस्था क्रिपल कर जाएगी, दाम बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे एक भयावह स्थिति बन जाएगी एंड दे विल हैव टू फॉलो द डिक्टम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये कलेक्टिव मिलिट्री एक्शंस भी सैंक्शन कर सकता है कि भाई ऐसा है कि अफ्रीका में एक देश है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वह इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है, वहाँ पर हम लोग मिलिट्री एक्शन कर देंगे। तो ये सारा पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन 5 परमानेंट मेंबर हैं? यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। नोटेबल एब्सेंटी कौन है? जर्मनी इसका मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर। भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। जापान इसका परमानेंट मेंबर नहीं है और ब्राज़ील इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। जबकि ये सारे देश जो हैं आज के डेट में बहुत महाशक्तिशाली देश हैं। इसका मतलब कि जो विश्व युद्ध के विजेता रहे हैं और उस समय के महाशक्ति हैं, वही उसके परमानेंट मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और ये 5 परमानेंट मेंबर को एक पावर दिया गया है, उस पावर को वीटो कहते हैं। मानते हैं कि अगर एक सैंक्शन लगता है कि आज से इजराइल पर सैंक्शन लग गया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया गया, तो अगर इजराइल का कोई भी हमदर्द देश है, अगर वो मानते हैं कि टोटल 15 मेंबर हैं,
14 मेंबर ने ये कह दिया कि हाँ इजराइल पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया जाए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसकी दोस्ती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वीटो कर दिया कि नहीं, इजराइल पर सैंक्शन नहीं लगेगा। तो ये 14 लोग की बात नहीं मानी जाएगी, और ये जो वीटो, क्योंकि यूएस क्या है, इसका परमानेंट मेंबर है, तो उसका वीटो काम कर जाएगा और यह बिल पास नहीं होगा और इजराइल पर सैंक्शन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है इसको वीटो पावर है। वीटो पावर है मतलब ये जो लोग डिसाइड कर देंगे, एक तरफा एक आदमी भी अगर वोट कर दिया तो वही चीज़ पास होगा। आप सोचिए कितना बिजार है ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड एवरी ईयर, और उनका टेन्योर कितना होता है, 2 साल के लिए। हर साल वो 2 साल के लिए, हर साल वो लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करेगा। कैसे वो आप डिसाइड करते हैं कि 10 मेंबर हर साल कैसे इलेक्ट होंगे, जैसे कि एशिया और अफ्रीका के लिए जो कॉन्टिनेंट है उसमें इन लोग कहते हैं कि यहाँ से मोटा मोटी 5 मेंबर चुने जाएंगे। ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन से 1 मेंबर चुना जाएगा। लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन जो देश हैं वहाँ से 2 मेंबर चुना जाएगा, और 2 कितना हो गया, 5 1 6 2 8, और 2 यूरोपियन देश से चुने जाएंगे। ठीक है, वेस्ट यूरोप से चुने जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो टोटल 10 मेंबर चुने जाएंगे, 2 वेस्टर्न यूरोप से चुने जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि क्षेत्रवार डिस्ट्रीब्यूशन है, पर इनके पास वीटो का अधिकार नहीं है। तो ये तो फालतू बात बनाना कि इनके पास वीटो का अधिकार है और इनके पास वीटो का अधिकार ही नहीं, तो ऐसा सिस्टम बनाकर करोगे क्या। तो ये सब कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जितना भी युद्ध हो रहा है, आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बनाया था? आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था कि आप इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करेंगे। क्या इंटरनेशनल पीस को तुम मेंटेन कर रहे हो? रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अशांति है। यमन में युद्ध चल रहा है, अशांति है। आप देख रहे हो कि इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, अशांति है। मतलब द पर्पस फॉर विच द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाज मेड हैज़ बीन कैटेगोरिकली डिफटेड। वो हार चुका है। क्यों हार चुका है? क्योंकि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए ये अपना सेटिंग करते रहते हैं, यह इशू पर वोट नहीं करते हैं, अपना हित साधने पर वोट करते हैं। तो इसका मतलब कि देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बिकॉज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज मेंट टू बी इट हैज़ बीन कैटेगोरिकली डिफटेड। एकदम साफ दिख रहा है कि वो हार चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों रिफॉर्म करें, कैसे रिफॉर्म करें? देखो, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बना था वह नेक इरादे के लिए बना था, पर वो उस समय की स्थिति से बना था। वह सेकेंड वर्ल्ड वार में जो स्थिति बनी थी उसके हिसाब से बना था। उस समय जो मेजर पावर थे उनके लिए बना हुआ था, उनके हिसाब से बना हुआ था। पर अभी जो है स्थिति बदल चुकी है। द इकोनॉमिक फुटप्रिंट ऑफ जापान, द इकोनॉमिक फुटप्रिंट ऑफ जर्मनी, इकोनॉमिक फुटप्रिंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक फुटप्रिंट ऑफ साउथ कोरिया, ये सब वो देश हैं जिनका इकोनॉमिक फुटप्रिंट फ्रांस, यूके वगैरह से ज़्यादा है। अगर आप इंडिया को देखो तो विश्व के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं हम लोग, और हम लोग के पास कोई वीटो पावर नहीं है, कोई परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। अरे भाई, आज के डेट में हम विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हमारा कोई जगह नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो अभी की स्थिति है, जो अभी की स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन उसको कैटर नहीं कर रहा है। हेंस द टाइम इज देयर टू स्क्रैप दिस ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी के प्रेजेंट हित को यह नहीं कैटर कर रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ रिटन नहीं होता है, सारा चीज़ मौखिक होता है। जब सारा चीज़ मौखिक होता है तो अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं है। ये तो कॉलेजियम सिस्टम हो गया कि कैसे कौन नियुक्त हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि जज का बेटा जज बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम जो है ओपेक सिस्टम है। तो यहाँ पे एक और दिक्कत है, जो चेंज जियोपॉलिटिक है उसको ख्याल में नहीं रख के बनाया गया है। जैसे कि देखो, यहाँ पर यूरोप का कौन कौन देश है, वहाँ पर फ्रांस वहाँ का परमानेंट उसको जगह मिला हुआ है, ब्रिटेन को वहाँ पे जगह मिला हुआ है। ये क्या है? ये यूरोपियन देश हैं। अगर तुम उदाहरण के तौर पर देखो तो यूरोप का पूरे विश्व का पॉपुलेशन का कितना है? 5% आबादी है पूरा यूरोप, पूरा विश्व के पॉपुलेशन का। 2 सीट रखा हुआ है, तो मोटा मोटी 33% सीट पर उसका अधिकार है। अफ्रीका का इतना पॉपुलेशन, एशिया का इतना पॉपुलेशन, और हमारा कोई सीट ही नहीं है। तो कैसा सिस्टम तुम बनाए हुए हो भाई? ये तो बहुत ही आपत्तिजनक सिस्टम है। आप देखो कि सबसे बड़ा त्रासदी क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो वीटो का प्रॉब्लम है। भारत को जरूरत पड़ता है तो हम लोग रसिया से मदद ले लेते हैं। अभी देखो कि यूएस एक बिल ला रहा है, उसको रसिया वीटो कर दिया खत्म, चाइना वीटो कर दिया खत्म। तो कहने का मतलब है कि वो इंटरनेशनल पीस को रिस्टोर करने की बात कर रही है। गाजा पट्टी में सिविलियन एड देने की बात हो रही है, उसको भी आपने वीटो लगा दिया। तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। तो मेरे जहन में, आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, और अगर तुम देखोगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिलिट्री जाता है, या पीस कीपिंग फोर्सेज जाती हैं, या आप मिलिट्री एड देते हैं, या आप हेल्थ केयर एड देते हैं, तो उसमें खर्च आता है।
पैसा आता है। तो जो सबसे बड़ा डोनर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो सबसे बड़ा सेकंड और थर्ड नंबर पे डोनर है वो जर्मनी और जापान है। भैया जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये यूके चुपचाप बैठा रहता है, चाइना चुपचाप बैठा रहता है, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करता है। ठीक है, यूएस तो उसका परमानेंट मेंबर है, पर जर्मनी सबसे ज़्यादा करता है, सेकेंड लार्जेस्ट, जापान थर्ड लार्जेस्ट, और ये स्विच होते रहता है, कभी ये कभी ये, पर इन लोग का परमानेंट मेंबर में कोई जगह ही नहीं है। तो भैया कम से कम ये तो कर दो रिफॉर्म में कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो परमानेंट मेंबर रहेगा। सिंपल सी बात है ना, कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो उसका परमानेंट मेंबर रहेगा। पैसा भी तुम नहीं दो और डिसीजन तुम ले लो, वीटो कर दो। तो इस पर एक निर्णय होना चाहिए कि भाई जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको कर देना चाहिए। तो रिफॉर्म करना क्यों मुश्किल है? देखो, रिफॉर्म करना इसलिए मुश्किल है कि एक तो जो जनरल असेंबली है उस जनरल असेंबली से 2/3 से पास करना पड़ेगा कोई भी रिफॉर्म करने के लिए, किसी को परमानेंट मेंबर ऐड करने के लिए। फिर 2/3 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पास करना पड़ेगा। और तो और मानते हैं कि जनरल असेंबली से भी पार हो गया जिसके पास 193 मेंबर्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी आपने पास कर दिया जहां पे 2/3 बहुमत है। साथ में साथ ही जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसको तुम P5 कहते हो, परमानेंट 5, इनकी भी सहमति चाहिए, सबकी सहमति चाहिए। बताओ, इतना इनको वीटो पावर मिला है, कौन देश इस पर सहमति देगा? कौन अपना पावर छोड़ना चाहेगा? आपने एक ऐसा सिस्टम है कि ना आपने कंट्रीब्यूशन करा है, ना फ्रांस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, ना रूस करता है, ना चाइना करता है, ना यूके करता है। कंट्रीब्यूशन करे जर्मनी, कंट्रीब्यूशन करे जापान, और मजा लूटो आप। तो कौन अपना पावर देने की कोशिश करेगा? कोई अपना पावर नहीं देना चाहेगा। तो ये लोग पावर छोड़ने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और इसलिए अगर आप देखोगे कि अफ्रीकन यूनियन इसलिए आप देखते हो कि इनका जो स्थिति है यहाँ पे ये रिफॉर्म करने नहीं देते हैं, क्योंकि इतना रिजिड सिस्टम है कि रिफॉर्म ये करने ही नहीं देंगे, अपनी सहमति देंगे ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि सर ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते रहेगा। जैसे जैसे एक नए ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होते चलेगा, जैसे कि तुम देखो वर्ल्ड बैंक पहले, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, तुम देखो यहाँ पर भी इनकी मोनोपोली चलती थी अमेरिका की। तो जब चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता है, इकोनॉमिक फुटप्रिंट, तो क्या बना देता है? ब्रिक्स बैंक बना देता है। तो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाएगा। जैसे जैसे जर्मनी ताकतवर बनते जाएगा, भारत ताकतवर बनते जाएगा, जापान ताकतवर बनते जाएगा, तो यू कैन नॉट स्टॉप द थिंग्स फॉर द चेंज, जिसका समय आ चुका है। तो वो खुद ही चेंज कर लेगा। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर ऐसे ही जो आप पीस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ये ऐसे ही डिफंक्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे इकोनॉमिक फुटप्रिंट भारत का बढ़ेगा, जापान का बढ़ेगा, जर्मनी का बनेगा, एक नया ऑर्डर तो क्रिएट होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, ये कितना भी अपना लावा लश्कर लगा ले। तो एक आपके पास सबसे अच्छा उदाहरण होना चाहिए कि सर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा आप उसको कर दीजिए। हाँ, हम मानते हैं कि आप बोलते हैं कि ये सब प्रॉब्लम है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम P5 है, क्योंकि आप अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा वो परमानेंट मेंबर में चला जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई परमानेंट मेंबर को आप एक्सपेंड करिए। ठीक है, आप देश को नहीं देंगे, मानते हैं कि अगर भारत ऐड होगा तो पाकिस्तान विरोध करेगा, मानते हैं कि जापान ऐड होगा तो साउथ कोरिया विरोध करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज ऑफ नाउ तो ऐसा कम से कम कर दीजिए कि अफ्रीकन यूनियन इतने देशों को रिप्रेजेंट करता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट इतने देशों को रिप्रेजेंट करता है, यूरोपियन यूनियन इतने देशों को रिप्रेजेंट करता है। कम से कम इनको तो परमानेंट मेंबर के रूप में ऐड कर दीजिए। वहां पे 5 + 4 मेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर दीजिए, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दीजिए, नैम को ऐड कर दीजिए, यूरोपियन यूनियन को ऐड कर दीजिए। कम से कम ये तो कर सकते हैं, ओपेक देशों को ऐड कर दीजिए। कम से कम इनको ऐड कर दीजिए। अगर देश को नहीं ऐड करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर दीजिए। तो इससे भी कम से कम एक अच्छा निर्णय लिया जा सकता है और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव तौर से। तो ये सब करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इतना से आप हमारा कवर हो जाएगा, काफ़ी है। अब देखो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये केजरीवाल जी का चल रहा है अरेस्टिंग, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको डाल दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस पर हमने अभी दक्ष बैच में इंडिया भूटान रिलेशनशिप एक वीडियो भी बनाया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीइंग कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और वांगचुक ने दिया है। इनकी पत्नी का नाम है जेटसन पेमा। जो जेटसन पेमा हैं, ये हिमाचल प्रदेश की सोलन से पढ़ी हैं और वेस्ट बंगाल से पढ़ी। तो एक बहुत ही अच्छा हम लोगों का टाई अप है इनसे। सॉरी। और अगर तुम भूटान को देखोगे तो भूटान में जो अभी 23-24 का बजट प्रस्तुत हुआ है, सॉरी 24-25 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट, अगर किसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को हम लोग पैसा एलोकेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमने पैसा अगर किसी को अलॉट किया है तो भूटान को एलोकेट किया है। अगर जो 12th 5 ईयर प्लान को देखोगे जो कि हाल में अभी कंक्लूड हुआ है,
तो उसमें तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने भूटान को ग्रांट इन एड दिया है। ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि मानते हैं कि हमने 50 साल के लिए उनको 5,000 करोड़ रुपया लोन दिया है एट द मेयर इंटरेस्ट ऑफ 0.01%, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोग दे देते हैं। भूटान क्या है? भूटान हमारा नेचुरल पार्टनर है। भूटान से हमारे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी ये एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है गेलेफू, थोड़ा सा बता देते हैं। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी है वो साउथ भूटान में बन रहा है। तो उसके लिए ये भारत में कुछ दिन पहले आए थे और इन्होंने बोला कि सर इसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास हो। इसलिए आपका जो प्राइवेट पेयर है उसको बोलिए कि उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो हम लोग ने प्राइवेट पेयर को सहमति दी है कि जाकर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जो गेलेफू प्रोजेक्ट है, आपको पता है, कहाँ लिखूँ, कि जो साउथ भूटान है वो किससे बॉर्डर, मतलब भूटान किससे बॉर्डर शेयर करता है? सांप से शेयर करता है, सिक्किम से करता है, अरुणाचल से करता है, असम से करता है और बंगाल से करता है। तो अगर आप जो गेलेफू माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट अगर एग्जाम में पूछते कि किस देश का है, गेलेफू माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा। तो जब साउथ भूटान का विकास होगा तो उसके विसिनिटी में कौन है? उसके विसिनिटी में बंगाल है, उसके विसिनिटी में असम है। तो आप देखते हो कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट कहा जाता है कि अगर भूटान का विकास होगा तो उससे जो होगा स्पिल ओवर इफेक्ट इन देशों, इन स्टेट्स पर भी होगा और वो भारत के लिए भी बहुत ही हितकारी होगा, है ना। अगर आप देखोगे कि अगर पहले कोई उबेर से 1 लाख रुपया महीना कमाया तो 10 लोग उबर का ड्राइवर बन गया, अपना कार खरीद लिया, तो इसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। तो स्पिल ओवर इफेक्ट भारत पे भी होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि गेलेफू माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट किस देश का है, तो करेक्ट आंसर इज तिब्बत। आप कमेंट सेक्शन में हमको एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है कि भूटान इज द मेंबर ऑफ, ऊपर लिखने दो, यहाँ पे लिखने दो, कहाँ पे जा रहा है भाई, भूटान इज द मेंबर ऑफ, ऑप्शन ए बिम्स्टेक, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी नैम, ऑप्शन डी, तुम एक ऑप्शन ये कर लो, थोड़ा सा अलग हम लोग बना रहे हैं, नन या मोर देन वन। ठीक है, भूटान इज द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, सार्क, नैम, नन या मोर देन वन, किसका मेंबर है? अब इसका उत्तर बताइएगा। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, केजरीवाल चल रहा है, कोई काम का नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, आतिशी कर रही है कैंपेन, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कैसे कैसे पैसा का चोरी हुआ है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम का नहीं है। अभी देखो बिहार का थोड़ा सा न्यूज़ है, अगर मसाला न्यूज़ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि आरजेडी कांग्रेस में टाई ब्रेक होने की स्थिति आ चुकी है, गठबंधन तोड़ने की स्थिति आ चुकी है। कन्हैया कुमार को भी इन्होंने टिकट नहीं दिया, पप्पू यादव से भी नाराज चल रहे हैं। एक औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे निखिल कुमार ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देता है, और ये क्या करता है कि वहाँ पे किसको टिकट देता है? अभय कुशवाहा है, जो जिस पे 14 क्रिमिनल का केस है, और अपने आप डिक्लेयर कर देता है महागठबंधन का, कोई चीज़ों को ही फॉलो नहीं करता है, रूल्स को भी फॉलो नहीं करता। और आरजेडी ने डिक्लेयर कर दिया है, आपने उसका देखा होगा अभय कुशवाहा का, वो भयंकर डांसर है, आर्केस्ट्रा में चढ़ के डांस कर रहा है। तो लगता है गठबंधन टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखो बिहार को हम लोग आप कितना डिफेंड करिएगा। अ क्राइम लॉर्ड, शॉटगन वेडिंग एंड अ पॉलिटिकल डेबू, बिहार वेट्स आरजेडी रूल्स, मतलब यही सब स्थिति है। ये अशोक महतो भी सजा काट के निकले हैं, अभी शादी किए हैं, हो सकता है इनकी पत्नी को आरजेडी लड़ाए। फिर इन लोग कहते हैं कि मोदी को डिफीट कर देंगे, इसको डिफीट कर देंगे, उसको डिफीट कर देंगे। इस पर एक पिक्चर भी बना है, खाकी द बिहार चैप्टर, अमित लोढ़ा वाला पिक्चर है। क्या कहा जाए, बिहार की दुर्गति है। किसी भी पार्टी का हो यार, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, हर पार्टी में तो है ही, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर गुंडा है उसको हम लोग को सहयोग नहीं करना चाहिए, मेरा निजी तौर पे मानना है। बाकी आप अपने
आपका तो आइडियोलॉजी होगा ही। कोई भी पार्टी में गुंडा को सपोर्ट मत करिए, बाकी अपना आरजेडी को सपोर्ट करना है, कांग्रेस को करना है, भाजपा को करना है, जदयू को करना है, करिए, पर गुंडाओं को सपोर्ट मत करिए, क्योंकि गुंडा किसी के लिए, समाज के लिए खतरा है, कोई काम का नहीं है। ये रोहन गुप्ता हैं, आप देखते होंगे कि टीवी पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहस करते थे। इनको अहमदाबाद ईस्ट से टिकट मिला था, छोड़ दिए हैं। ये मुजिया खेल रहा है, इसको बता ही चुके आप लोग को। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। बिहार में यही काम चल रहा है। पीपल स्टैंड नियर द कोलैप्स पोर्शन ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल ओवर द कोसी रिवर इन द सुपौल बिहार। फिर ब्रिज टूट गया है, ठीक है, कुछ नहीं है। ये प्रदीप शर्मा वाला है जो इसको अभी मिला। चिलिंग मोमेंट, एक भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल वगैरह कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। टीएम कृष्णा वाला कुछ नहीं है। और नैरो रिजोल्यूशन यूएन वाला है, अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई काम का नहीं है। केजरीवाल चल रहा है। इकोनॉमी में भी कोई काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज पूरे पेपर में कुछ भी नहीं है, बस खिला हुआ तुम्हारा ख़त्म। अगर मसाला न्यूज़ पढ़ना चाहते हो कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो एक बार इसको पढ़ लेना कि पता चल जाएगा केजरीवाल जी कैसे अरेस्ट हुए हैं। एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो मसाला न्यूज़ के लिए पढ़ सकते हो। ये भी कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। बस इतना ही है यार आज के अखबार में, ठीक है। तो आज कुछ भी काम का नहीं, 15 से 20 मिनट का अखबार था। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।